बातों से बात कहाँ बनती, कुछ करके दिखलाना होगा। सपनों का सूरज ढल जाए, उससे पहले मंजिल पाना होगा। काल खंड है काला, ये कलयुग है काला काला। अगर पहुँचना है घर तो, अगर पहुँचना है घर तो मन का दीप जलाना होगा। बातों से बात कहाँ बनती है, कुछ करके दिखलाना होगा। सपनों का सूरज ढल जाए, उससे पहले मंजिल पाना होगा। मित्रों, आज अगर कबीर होते तो मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। ये कलयुग है। कलयुग, मैं कहता हूँ कि कलयुग अपने युवा अवस्था में पहुँच रहा है। जब हम लोग बचपन में थे तो मैं सुनता था कि कलयुग अपने बाल्यकाल में भी है, और सच में ऐसा प्रतीत होता था कि वो बाल काल में ही है, क्योंकि बुराई से ज़्यादा अच्छाई जीवित थी तब तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कलयुग सच में जो है अपने युवा अवस्था में आ गया है। अगर श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो है कलयुग जो है देवताओं के 1200 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि देवताओं का 1200 वर्ष जो होता है वो अगर हम अपने कैलेंडर से गणना करें तो वो 4,32,000 वर्ष का होता है। तो मित्रों, ये कलयुग है। कलयुग अपनी युवा अवस्था में आ चुका है। ऐसे में कलयुग के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी कही गई हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कालखंड है, और कलयुग में जो तपस्या की अवधि है, यानी कि मोक्ष पाने का जो अवधि है वो काफ़ी कम है कंपैरिजन टू सतयुग, द्वापर एंड त्रेता। यानी कि कलयुग में कोई व्यक्ति जरा सा सचेत होकर, जरा सा जागरूक होकर, जरा सा ध्यान मग्न होकर सत्य की अनुभूति कर सकता है और मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, साल्वेशन में जा सकता है। तो मित्रों, वीडियो का मकसद ये है कि जैसा कि मैंने कहा, अगर आज कबीर होते, आज नानक होते, जो लोग देश के कोने कोने जो है भटकते थे, तो वो मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं इस कलयुग के चलते। और वीडियो का जो मेन जो विषय है जिस पे मैं ये वीडियो आगे बढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि सोचिए, जैसे कि अर्जुन युद्ध के लिए, जब युद्ध मैदान में अर्जुन पहुँचे तो उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उनको कृष्ण ने फोर्स किया कह सकते हैं, उनको कृष्ण ने जो है दबाव बनाया उनके ऊपर कह सकते हैं, या उनको प्रमोट किया युद्ध के लिए। तो प्रायः मैं ये सोचता था कि अगर जो है अर्जुन युद्ध नहीं करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लाखों करोड़ों लोगों का कत्लेआम नहीं होता, सिर्फ हिंसा ही हिंसा हुई उस युद्ध में। लेकिन फिर अर्जुन करते क्या? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो क्या करते? अगर आज अर्जुन होते तो क्या करते? अगर आज के इस परिवेश में अर्जुन होते और वो युद्ध से इनकार कर देते तो क्या करते? क्या वो अदालत जाते? कितने मिनट टिकते वो अदालत में? जैसे तैसे मान लीजिए कि वो कोर्ट फीस के लिए पैसे इकट्ठा कर लेते तो वकील साहब लोगों के खर्चे कहाँ से पाते? वन से आए थे, भिखारी भेष में थे, सब कुछ छीना जा चुका था दुर्योधन द्वारा, तो वो कोर्ट में जाते तो कैसे जाते? अगर कोर्ट में जाते भी, मान लीजिए किसी तरह से वो कोर्ट में पहुंचते, कोर्ट फीस का बंदोबस्त करके, तो वकील की फीस, गवाहों को ख़रीदने की फ़ीस, ये सब कहाँ से दे पाते? और फिर आप कल्पना करिए कि धर्मराज युधिष्ठिर कटघरे में खड़े हैं और वकील, आज का वकील उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है। कितने मिनट टिक पाते बेचारे धर्मात्मा? कितने मिनट टिक पाते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में वो टूट जाते, बिखर जाते हैं।
और जो भीम की चर्बी है ना, वो सारी चर्बी निकल जाती है। अगर वो आज होते और आज की कचहरी में जाते, तो वो जो फैसला उन्होंने 18 दिनों में लड़के कर लिया, उसके लिए 18 साल भी कम पड़ते हैं। आज के इस देश में वो 18 साल भी कम पड़ते हैं। तो वीडियो का जो सारांश है, ये हरिशंकर परसाई जी की एक कविता से मोटिवेटेड है, ये जो अंश मैंने बोला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी देश, कोई भी समाज जिसमें न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी हो, जिसमें आम आदमी के लिए न्याय न रह गया हो, न्याय अमीरों की कोठरी में बंद हो गया हो, न्याय एक महंगी वस्तु की तरह हो गया हो जिसे सिर्फ अमीर ही खरीद सके, गरीब की उस तक पहुंच ही न हो, जहाँ सिर्फ पैसे से गवाह मिलते हों, पैसे से वकील मिलते हों, पैसे से जज अपने फैसले बदलते हों, उस देश को आप सभ्य देश किसी भी परिस्थिति में नहीं कह सकते। ये जो बड़े बड़े नारे पॉलिटिशियंस द्वारा दिए जा रहे हैं या दिए जाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, असल में सब जो है बेमानी और बेमतलब के हैं। न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है समाज के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि समाज की संरचना ही न्याय के लिए हुई थी। न्याय पाने के लिए ही लोग एकजुट होकर रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने समाज बनाया, एक कानून बनाया जो सब पे समान रूप से लागू होता था, जिस कानून के चलते सबको समान रूप से समान न्याय, या यूँ कहें कि जो लाइनें मैं बार बार यूज करता हूँ मेरे द्वारा लिखी गई हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये किसी देश की जिम्मेदारी है, किसी समाज की जिम्मेदारी है, किसी राज्य की जिम्मेदारी है। तो जिस राज्य में न्याय व्यवस्था विफल हो चुकी हो, जिस राज्य में न्याय नाम की कोई चीज़ रह ही न गई हो, जिस समाज में न्याय के लिए लोगों को 18 नहीं, मैं तो कहूँगा 28 साल 38 साल तक जो भटकना पड़ता हो, ऐसे राज्य को सभ्य कैसे कहा जा सकता है? ये एक असभ्य राष्ट्र है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आज के दिन भारत एक असभ्य राष्ट्र है, पूरी तरह से असभ्य राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है। वो जीवन भर से प्रताड़ना झेलता है, अनेक प्रकार की प्रताड़ना, जाति के नाम पे प्रताड़ना, धर्म के नाम पे प्रताड़ना, आर्थिक भेदभाव के नाम पे प्रताड़ना। यहाँ की एक बड़ी आबादी, मैं कहूँगा 80% आबादी, 70% आबादी, या कह सकते हैं कि लगभग अधिकांश लोग हैं जो प्रताड़ना के शिकार हैं। तो इसे सभ्य कैसे कहा जाएगा? आपको किसी ने गाली दिया, आपके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने भरे बाजार में बेइज्जत किया, आपके परिवार का किसी ने कत्ल कर दिया, आपके घर में किसी ने डकैती डाल दी, आपकी बहन बेटियों के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया, और आपकी ज़मीन भूमि से संबंधित कोई विवाद है, आपके घर पे किसी गुंडे ने कब्जा कर लिया, तो आपको यह साबित करने में कि आपका ही घर है, आप मर जाएंगे। शायद आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएं और मर जाएं, और आप ये न साबित कर पाएँ कि ये घर आपका ही है और इस गुंडे ने जबरन इस पर कब्जा किया हुआ। तो ऐसे देश को सभ्य कैसे कहा जा सकता है? मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये सभ्य के दृष्टिकोण से है भारत। विश्व गुरु किस पैमाने पे विश्व गुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है इस देश को? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये सुनहरा अवसर है नरेंद्र मोदी जी के पास, उनके नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है देश में, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ये सरकार अगर चाहे कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, उन कठोर निर्णयों को लेके जो है देश में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी को कुर्सी से इतना लगाव हो गया है कि वो मरते दम तक कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं।
और भाजपा के सारे नेताओं को मैं देख रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों को देख रहा हूँ, सब सत्ता लोभी है। कोई एक सरकार आज तक इस देश को नहीं मिली जो वास्तव में देश को बदलना चाह रही थी। सिर्फ एक सरकार 5 साल की चाहिए जो ईमानदारी से देश को बदलना चाहे, जिसको सत्ता का प्रेम ना हो, जो बार बार कुर्सी पर रिपीट होना ना चाहे। वो ये सोचे कि ये 5 साल मुझे मिला है इस देश को बदलने के लिए, मित्रों विश्वास करिए इस देश को बदला जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि सब सत्ता लोभी, कुर्सी लोभी, धन लोभी, पद लोभी, ऐसे लोग लगातार मिलते गए इस देश को। तो इस वीडियो का मकसद यही था। और जैसा कि मैंने कहा कि कलयुग यंग हो चुका है शायद। अब आम आदमी क्या करे कहा नहीं जा सकता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत की जो कल्पना करी गई है या फिर अंत के बारे में जो बताया गया है, आप अगर उसे पढ़ेंगे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं हम उसी तरफ। झूठ बोलने वाले सत्ता में आ गए, अपराधी हमारी विधानसभाओं और राज्यसभाओं में भरे पड़े हैं। पूरी सत्ता जो है झूठ बोलने वालों, अपराध करने वालों के नियंत्रण में आ चुकी है। लालची, लोभी, इन सबके कंट्रोल में पूरा संसाधन आ चुका है। आम आदमी तड़प रहा है, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। ये किसी सभ्य देश की पहचान नहीं है। अगर हमें सभ्य बनना है तो हमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है मित्रों। तो मोदी जी की सरकार से मेरा आग्रह है कि सत्ता लिप्सा छोड़ें, देश में सच में ईमानदारी से बदलाव के लिए काम करें। भूल जाए एक बार कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, या क्या करने पे कौन नाराज होगा, क्या नहीं करने पे कौन खुश होगा। इन सबसे ऊपर उठ के जो है देखना होगा कि कौन से कार्य हैं जिनको करने के बाद देश को बदला जा सकता है। तो मित्रों, यही मेरा आज का वीडियो था, यही मेरी अपील है भारत सरकार से कि कुछ बड़े बदलाव करें। सत्ता, कुर्सी, अहंकार, ये जाना ही जाना एक दिन है। कुछ वर्ष तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा इसके लिए। जिस सोच से, जिस विश्वास से इस देश की जनता ने आपको इस स्पष्ट बहुमत से कुर्सी पे बैठाया है, वो राजनीति करने के लिए नहीं बैठाया था, बल्कि बहुत सारे बड़े बदलाव के लिए बैठाया था। तो नमस्कार, आप सब भी चिंतन करिए और सोचिए कि ये देश असभ्य देश, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये असभ्य है। अगर आप इस पर मुझसे चर्चा करना चाहेंगे तो मैं चर्चा भी करूँगा कि असभ्य क्यों है, इसे सभ्य किस पैमाने पे कहा जा सकता है, कौन से वो दृष्टिकोण है जिसके आधार पे कहा जा सकता है भारत एक सभ्य देश है। दुनिया के तमाम देश हैं, उनके बारे में जानिए, अध्ययन करिए, देखिए वहाँ कैसे समाज चल रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे सत्ता चल रही है। फिर आप पाएंगे कि आप कितने असभ्य रह गए आज भी। नमस्कार।